रहस्य और रोमांच से भरी इस कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। मुर्शिदाबाद में एक पुराना सा नवाबी महल है जिसके विषय में वहाँ के रहने वालों का कहना है कि नवाबी महल न होकर भूत महल बन गया। ऐसी धारणा को कुछ लोगों ने कोरा वहम कहकर झुटलाने का प्रयत्न किया, मगर जब दो अखबार वालों ने इसका रहस्य जानने के लिए इस महल के अंदर रात काटने का निर्णय किया तो ठीक रात के 11 बजे जब चारों ओर से खिड़कियां द्वार बंद थे, किसी के अंदर आने की आवाज़ आई। पहले वह आदमी लगता था, फिर कुत्ता बन गया। भूत महल का पुराना चौकीदार एहसान अली 70-80 वर्ष का बूढ़ा था। उसके बाप दादा नवाबी महल के अंदर ही पले बड़े थे। यहीं पर उन्होंने नौकरी के कितने ही दौर अपनी आंखों से देखे थे। ताहिर अली मुर्शिदाबाद आने वाले हर यात्री को नवाबों के इस महल की कहानी सुनाता था। मुगल के समय तो मुर्शिदाबाद के अपने ही रंग थे। बंगले के अंदर यह रियासत सबसे प्रसिद्ध थी। इस रियासत के शासक नवाब मुर्शिद अली थे, जिनके नाम से ही इस क्षेत्र का नाम मुर्शिदाबाद रखा गया। नवाब मुर्शिद अली ने ही यह महल बनवाया था, जो उस जमाने में इस क्षेत्र में सबसे सुंदर महल कहलाता था। आसपास के सभी राजा महाराजा, नवाब, जागीरदार इस महल को देखने के लिए दूर दूर से आते थे। नवाब मुर्शिद अली दक्षिण भारत के किसी विद्वान ब्राह्मण की इकलौती संतान थे। बचपन में ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया तो दिल्ली के मुगल दरबार में ही उनका पालन पोषण हुआ। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि स्वयं मुगल सम्राट भी उनकी बातें सुनकर मुंह में उंगलियां दबाने लगते थे। इस तीव्र बुद्धि के कारण मुगल सम्राट ने उन्हें एक दिन बंगाल के नवाब की उपाधि दे दी। आप नवाब मुर्शिद अली बनकर इतिहास के पृष्ठों में उभरे और अपना नाम अपनी बहादुरी और बुद्धि के कारण अमर कर लिया। मुर्शिद अली साहब जब परलोक सिधार गए तो अपने पीछे केवल एक बेटी ही छोड़ गए। उनके घर में कोई बेटा न हो सका, इसलिए उनकी बेटी ही बंगाल की गद्दी पर बैठी। ताहिर खां का पूरा वंश नवाब मुर्शिद के वंश से जुड़ा चला आ रहा था। यहाँ तक कि आज भी ताहिर खां अपने आप को उसी वंश का दास समझकर उसी महल की रक्षा कर रहा है। जब कोई इस भूत महल को देखने के लिए आता है तो वह मुर्शिद अली के वंश की कहानी सुनाने लगता है। मैं जब मुर्शिद महल पहुंचा तो सबसे पहले ताहिर खां की ही तलाश किया, क्योंकि मुझे जनाब मुर्शिद अली खां का यह महल देखना था, जिनके बारे में बहुत चर्चे हो रहे थे। लोगों का यह विचार था कि इस महल में कोई प्रेत आत्मा आती है। इस विषय में निरंतर समाचार पत्रों और दूसरी पत्रिकाओं में भी यह बातें प्रकाशित हो रही थी, जिसके कारण मुर्शिद महल और भी रहस्यमयी हो चला था। ताहिर खां अपने कमरे में बैठा बड़े मज़े से बीड़ी पी रहा था। उसका लिबास पूरा बंगाली था। बस मुझे देखते ही हंसकर कहने लगा, कहो बाबू, आप भी इस मुर्शिद महल के बारे में जानने के लिए आए हो? हाँ ताहिर साहब, सुना है आपका यह मुर्शिद महल भूत महल में बदलता जा रहा है। सोचा यह भूत कैसे होते हैं जिनको रहने के लिए नवाब साहब का महल ही मिला है। कोई कहानीकार नजर आते हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। यह आपने कैसे जाना हुजूर? भूत महल के बारे में जानकारी प्राप्त करना यह किसी साधारण आदमी के बस की बात नहीं।
क्योंकि वे सब तो भूत के नाम से डरकर भाग लेते हैं। बस यही लोग हैं जो बाल की खाल उधेड़ते हैं। इन्हें जिंदगी से भी कोई प्यार नहीं होता, बस जुनून होता है कि तूर होता है। ताहिर खां पर मैं जोर से हंस दिया और उस आदमी की चेहरे की तरफ देखने लगा जिसके पीछे वर्षों का अनुभव छिपा था। वास्तव में ही वह बहुत अनुभवी इंसान था। उसने बड़े प्यार से मुझे एक पुराने ज़माने की कुर्सी पर बैठाया और फिर सामने की दुकान से चाय का कप लेकर आया और बड़े अंदाज से चाय पेश करके बोला, पहले आप थोड़ी थकावट दूर कर ले, फिर हम सब बातें करेंगे। ताहिर साहब, आप में अब भी वही नवाबी अंदाज बाकी है, वरना आजकल तो लोगों में प्यार ही मरता जा रहा है। बाबूजी, मानवता किसी युग में मरी नहीं, न मरेगी। हाँ, इस स्वार्थी युग में कुछ लोगों के दिलों में मानवता मर चुकी है, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे कोई कर्म करेगा वैसे ही भरेगा। ताहिर खां ने अधजली थोड़ी बीड़ी को दूर सड़क पर फेंककर बड़े अंदाज से मेरी ओर देखा। मेरी नज़र अब भी इस मुर्शिद महल पर पड़ ही गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई भूत वहाँ से निकलकर इस ओर आने वाला है। मैं इस चलते फिरते भूत को देखने के लिए ही इतनी दूर से आया था। फिर यहाँ पर आने से डर भी कैसा। इस शहर में कितने लोग रह रहे हैं, कोई भी तो भूत महल से नहीं डरते। चाय का कप खाली करके मैंने नीचे रख दिया, फिर ताहिर खां की ओर देखकर बोला, हाँ तो अब आप इस भूत महल के बारे में बताएंगे या फिर मैं स्वयं ही रात भर इसके अंदर रहकर देखूं। वैसे मुझे अब तक भी लोगों की बात पर विश्वास नहीं आता। बाबूजी, आप ठीक ही कहते हैं। आज के वैज्ञानिक तो भूतों को मानने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसे सिरफिरे लोग जब भी मुर्शिदाबाद आकर इस भूत महल को अपनी आंखों से देखते हैं तो फिर वे अपने आप ही कहने लगते हैं कि वास्तव में ही भूत का नाम कोई ऐसी चीज ही नहीं है। पिछले सप्ताह ही 2 बंगाली लेखक आए थे। उनका भी यही मत था कि इस संसार में भूत वूत कोई चीज नहीं है, यह सब मन की बातें हैं। लेकिन जब वे रात को इस महल में आए तो क्या हुआ ताहिर साहब? जो हुआ उसे ही आप पहले सुन ले तो शायद आपको इस महल के अंदर जाने की जरूरत ही न पड़े। कहो तो पहले उसकी आप बीते सुना दूं? हाँ हाँ, जरूर सुनाइए। देखो बाबूजी, यह महल सदियों पुराना है। मुर्शिद अली खां की मृत्यु के पश्चात उनकी बेटी इस गद्दी पर बैठी, मगर उस मलिका को जीवन भर चैन न मिला, क्योंकि उनका अपना बेटा सरफराज ही घर का भेदी शत्रु बन बैठा। इस प्रकार बाप बेटे में ही संघर्ष शुरू हो गया। माँ के समझाने पर सरफराज ने बंगाल की गद्दी अपने पिता के लिए छोड़ दी, जिसके बदले में उसे यह भूत महल मिल गया। सरफराज चूंकि बहुत रंगीन तबीयत का था, इसलिए उसने महल को अपने मित्रों के साथ भोग विलास का अड्डा बना लिया। बस दिन रात मदिरा और लड़कियों के साथ उस महल में पड़ा रहता। सरफराज के नाम के साथ तो इतिहास में यह शब्द लिखे जा चुके हैं कि उससे बड़ा रंगीन और अय्याश नवाब शाहजादा बंगाल के इतिहास में कोई पैदा ही नहीं हुआ। अब अगर मैं आगे की बात बताऊं तो वर्षों तक शाहजादा सरफराज अपने भोग विलासी जीवन में खोए रहे, परंतु पिता की मृत्यु के पश्चात अब वह काफ़ी बदल गया। राजगद्दी संभालते ही
सरफराज ने अपनी प्रजा पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उस रियासत में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति जगत सेठ थे। राज्य भर की जनता उनके आगे सिर झुकाती थी। लोग उनके नाम की माला जपते थे, मगर सरफराज को भला इस बात की क्या परवाह थी। सूबेदार शायस्ता खां के ज़माने में रुपये का 8 मन चावल बिका करता था। इसलिए उसने अपनी राजधानी के बाहर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा बनवाकर उस पर लिख दिया था कि इस दरवाजे को केवल वही खोल पाएगा जो चीज़ों के भाव कम करके दिखाएगा। सरफराज के पिता नवाब शुजाउद्दीन ने उस दरवाजे को तोड़ा था, क्योंकि उन्होंने चीज़ शायस्ता खां के ज़माने से भी कम कर दी थी। सरफराज के पिता भी भोग विलासी तो थे, मगर इसके साथ साथ वे अपनी प्रजा के सुख का पूरा ख्याल करते थे। सरफराज जब गद्दी पर बैठा तो उसी समय अंग्रेज़ों ने अपने पांव रखे। अंग्रेज़ों ने नवाब को थैली भरकर रुपयों की भेंट की और बंगाल में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। अंग्रेज़ों को पता था यह शहजादा बड़ा अय्यास है, शरीर और सबाब का रसिया है, तभी तो उसने जगत सेठ जैसे महापुरुष की लड़की को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ रंगरेलियां शुरू कर दी। जगत सेठ कोई साधारण आदमी नहीं था, सारी रियासत में उसका नाम था। उन्होंने भी सरफराज से अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली, क्योंकि उन्हें इस बात का पता चल गया कि ऐसे चरित्रहीन बादशाह के होते किसी भी शरीफ आदमी की इज्जत नहीं बच सकती। इसलिए उसने पटना के शासक अवर्दी के साथ मिलकर नवाब सरफराज पर हमला कर दिया। सरफराज तो नशे में धुत था, उसे कहाँ लड़ना था, बस हाथी पर बैठे बैठे ही मर गया। ताहिर खां नवाबों के पूरे वंश का इतिहास सुना रहा था। यह इतिहास इतना रोचक था कि मुझे भी यह पता न चला कि रात किस समय हो गई। बीच बीच में ही एक छोटा सा लड़का चाय देकर जाता रहा। जैसे ही उसने नवाब सरफराज की मृत्यु की खबर सुनाई तो उस महल के बाहर बैठे हुए बहुत से कुत्ते एक साथ आकाश की ओर मुंह उठाकर रोने लगे। इन सब में से एक कुत्ता बहुत बड़ा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई हो। बाबूजी, इस समय रात के 11 बज चुके हैं। बेशक आप अपनी घड़ी का समय मिला ले, क्योंकि ये कुत्ते 11 बजे रोना आरंभ कर देते हैं। मैंने जैसे ही घड़ी पर नज़र डाली, वास्तव में ही ठीक 11 बजे थे। ये कमाल की बात थी कि यह कुत्ते पूरे 11 बजे ही रोना शुरू क्यों करते थे। मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। आखिर इन कुत्तों का घड़ी से क्या संबंध था? ताहिर साहब, आप मुझे यह बताए कि आपके मकान के अंदर भूत है। आपकी तरह सुनना तो मैं भी यही करता हूँ, मगर आज तक देखा नहीं। कुछ भयंकर आवाज़ें अवश्य सुनने को मिलती है। जो 2 बंगाली लेखक आए थे, उनमें जो कहानी मैंने सुनी है, उसे सुनने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अंदर अवश्य ही कोई भूत है। खैर, यह बातें करने के लिए तो काफ़ी समय पड़ा है। पहले आप खाना खा ले, शेष फिर कर लेंगे। मैंने आपके सोने का प्रबंध कर दिया है। आप खाना खाकर आराम करें, बाकी कहानी सुबह सुना दूंगा। रात को नींद भी कहीं आती है। ताहिर खां की बातें वास्तव में ही विचित्र थी, विशेष रूप से उन कुत्ते के 11 बजे रोने की बात को कैसे भुलाया जा सकता था। सारी रात इन्हीं चिंताओं में गुजर गई। नींद नाम की कोई चीज़ भी तो मेरे पास नहीं आती थी। बस मुझे सुबह की प्रतीक्षा थी। ताहिर खां की झलक मैंने देखी, उसे शायद जीवन भर नहीं भूल सकूंगा। खाना
सिगरेट रहने का प्रबंध सब उसने ही मेरे लिए किया था। सुबह जैसे ही द्वार खुला तो मेरे लिए स्वयं चाय का कप अपने हाथ में लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर खुशी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार दादा। बोलो कैसे हो? शुक्र है खुदा का। उसने चाय का कप मेरे हाथ में दिया और पास ही बैठ गया। मैं चाय का घूंट हलक से उतारते हुए ताहिर खां के चेहरे की ओर देख रहा था, जिस पर भूत महल का पूरा इतिहास लिखा था। कहो साहब, कोई विशेष घटना तो नहीं घटी? अभी तक तो नहीं। हाँ, मेरा विचार है कि मैं एक रात अवश्य ही इस भूत महल में और काटूं, क्योंकि मुझे इस भूत को देखने का बहुत शौक है। और फिर यह नवाबी महल का भूत इस दुनिया में जवाब नहीं रखता। बाबूजी, आप किताबें लिखते हैं? हाँ, इसलिए तो यहाँ तक आया हूँ, वरना कौन पागल इस मुर्शिदाबाद के खंडरों में आता है। मैंने चाय का कप नीचे रखा। ताहिर खां मेरे करीब ही आकर बैठ गया। क्या आपको भूतों से डर नहीं लगता? जब मैं भूतों की कहानियाँ ही लिखने लगा हूँ तो फिर डर कैसा? हाँ, वे बंगाली बाबू ऐसा ही कहते थे। वे भी आपकी भांति बहुत जिद्दी थे। भूतों की कहानियाँ लिखते लिखते बस एक इसी भूत महल में रात के समय क्या हुआ, उन्हें मैं थोड़ा सा डर गया। उन्हें जो कुछ भी हुआ आप अपनी आंखों में देख ले तो अधिक अच्छा होगा। क्या वे अभी तक यहीं हैं? नहीं, वे तो चले गए, किंतु अपनी यादें सदा के लिए इस महल में छोड़ गए। आओ, मैं आपको भूत महल के अंदर लेकर चलता हूँ। यदि आप वास्तव में उस भूत को देखना चाहते हैं तो अपने उस लेखक मित्र की सच्ची कहानी पढ़ लीजिए जो इस महल के अंदर लिखी हुई है। इससे पहले भी आप जैसे कई सिरफिरे लेखक आए, किंतु उसका अंत भी वही हुआ जो उस बंगाली बाबू का हुआ। इसमें से कुछ युवक तो ऐसे थे जो आधी रात को चीख मारते हुए इस महल से अर्धनग्न हालत में बाहर भागे। उनका सामान भी अभी मेरे पास पड़ा है, क्योंकि वे इतने डरे थे, पीछे देखने की हिम्मत भी उनमें न थी। ताहिर खां की बातें तो शायद किसी भूत से अधिक भयंकर लग रही थी मुझे। मैं जानता था कि वह झूठ नहीं बोल रहा। ऐसे सीधे साधे लोग झूठ कभी नहीं बोलते। फिर ताहिर जैसे लोगों को मेरे सामने झूठ बोलकर मुझसे क्या मिलने वाला? नहीं, इसलिए उनकी बातों से मुझे भी डर लग रहा था, पर भूत की कहानी को मुझे हर हालत में लिखना ही था। इसलिए मैंने ताहिर से कहा, दादा आप मुझे इस भयंकर भूत महल के अंदर ले चले। ताहिर ने कहा, अवश्य। आप नहा धोकर तैयार हो जाए, नाश्ता करके हम इस महल के अंदर चलेंगे। यदि रात के समय चले तो कैसा रहेगा? रहेगा तो अच्छा ही, मगर मुझे फिर वही डर लग रहा है कि कहीं आप भी उन लोगों की तरह अपना सामान यहीं पर छोड़कर भागते नजर न आए। हा 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 हा। ताहिर खां इस बात पर मुझे बहुत ज़ोर से हंसी आई और साथ ही थोड़ा डर भी लगा कि सब कैसे हुआ होगा। मेरे नहाने धोने का प्रबंध ताहिर ने वहीं कर दिया था। उस इंसान के अंदर कितना प्यार भरा हुआ था, याद आ रही थी। वो सीधे साधे लोगों को धर्म पर लड़वा देने वाली बातें। बार बार एक ही बात सामने आती थी कि यह लोग अपने स्वार्थ के लिए एक भारतीयों को दूसरे भारतीयों से धर्म के नाम पर लड़वा देते हैं, और बेचारे यह गरीब कुछ तो भूख से और गरीबी की चक्की में पीस कर मर जाते हैं, और कुछ आपस में लड़कर मर जाते हैं। और जिन नेताओं और धर्म रक्षकों की बातों में आकर वह लोग आपस में लड़ते हैं,
वे सब के सब आनंद से जीते हैं, कार में घूमते हैं, कोठियों में रहते हैं। उनकी अय्यासी देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे वे नए युग के राजा महाराजा और नवाब हो, और यह गरीब तो उनकी जय जयकार बोलते हैं। सारी उम्र इसी गरीबी की भट्टी में जलते रहते हैं। इनकी औलाद क्या बनेगी? यही ना छोटी मोटी नौकरी पाकर सरकार की सेवा करेगी, या फिर पान बीड़ी की दुकान, और नहीं तो रिक्शा चलाने लगेंगे। रिक्शा चालक का जीवन कितना होता है? 10 वर्ष से अधिक नहीं जी सकता। वह यह होगा, न इनकी संतानें का अपना कोई भविष्य। आजकल की शिक्षा तो केवल धनवानों के लिए है। अंग्रेजी के बिना कोई पूछता ही नहीं। तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारी भाषा खतरे में है। उठो, जागो, संभलो। कोई लाल यही नहीं कहता कि तुम्हारे जीवन खतरे में है। तुम्हारा भविष्य अंधकार में डूब चुका है। तुम्हारी संतान सदा भटकती रहेगी। भविष्य क्या है? उनके भविष्य की सबसे बड़ा खतरा है। तुम्हें सबसे अधिक खतरा तो महंगाई से है। नहीं नहीं, यह कोई नहीं कहता। इन सीधे सादे लोगों को धर्म खतरे का नारा दिया जाता है। भाषा खतरे में है, कह कह कर भड़काया जाता है। असली खतरा क्या है? मैं सोचता रहा। नहा धोकर मुझे नाश्ते के लिए बुलाया गया। ताहिर खां मेरी ऐसी सेवा कर रहा था जैसे मैं कोई उसका सगे वाला हूँ। गर्म गर्म पूड़ी कचौड़ी के पश्चात रसगुल्ले लाता था। ताहिर भाई, आज सब कुछ मुझे ही खिलाओगे क्या? आपका कहीं ऐसा तो मूड नहीं कि मुझे बलि का बकरा बना रहे हो? ऐसा ही मजाक मेरा उनका चलता था। एक ही रात में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। अजनबीपन की दीवारें गिरकर टूट गई थी। जितनी सेवा वह मेरी कर रहे थे, शायद उतनी सेवा तो कोई अपना भी नहीं कर पाता। नाश्ते के पश्चात पान आ गए थे। फिर हम दोनों उस भूत महल के अंदर जाने की तैयारी करने लगे। ताहिर भाई मेरे आगे आगे चल रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे था। कई पेचदार जमाने की टूटी फूटी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम महल के ऊपरी भाग में पहुँच गए। यहाँ से मुर्शिदाबाद का पूरा शहर बड़े आराम से देखा जा सकता था। फिर एक बड़े हाल में से होकर हम कितने ही कमरों में घूमते हुए बड़े सारे कमरों में चले गए। वहाँ पर पुराने जमाने का एक पलंग पड़ा था, जिसे देखकर यह समझने में कोई भूल नहीं की जा सकती थी कि यह पलंग पुराने जमाने के नवाबों का ही हो सकता है। कमरे के फर्श पर गाढ़े खून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ताहिर भाई ने मुझे उस पलंग पर बैठने का इशारा किया और स्वयं उस खून के निशानों की ओर घूमते हुए ठंडी आह भरकर बोले, न जाने उस बेचारे लेखक का क्या हुआ होगा। आप किनकी बात कर रहे हैं ताहिर भाई? आपके उस लेखक भाई की, जो मुर्शिदाबाद के भूत की जानकारी प्राप्त करने आया था, जिसकी कहानी भूत से भी अधिक भयंकर हो रही है। यह खून आप देख रहे हैं ना? हाँ हाँ, देख रहा हूँ। यह उसी बंगाली लेखक का है जिसने जोश में आकर यह कहा था कि मैं इस दुनिया में किसी भूत से नहीं डरता और न ही इन भूतों को मानता हूँ। मगर यह खून? मैंने डरते डरते पूछा। यह खून उसी बंगाली लेखक का है जो आपकी तरह जिद्दी था, जो इस भूत महल से मिलने आया था। न जाने क्यों आप लोग अपने जीवन से खेलकर लोगों के मनोरंजन के साधन ढूंढते रहते हो। क्यों नहीं धन कमाने की बात सोचते? बस कलम उठाई और लग गए लोगों के मनोरंजन की बातें सोचने। जाने तुम लेखकों के मन में स्वार्थ, लालच, पाप, धोखा
बुराई क्यों नहीं आती? वह मानवता की भलाई की ही अपने सपने में भी नहीं आती। ताहिर भाई, यदि हम लोग ही इन बुराइयों का शिकार हो जाएंगे तो फिर इस संसार में ईश्वर का नाम लेने वाला भी तो नहीं रहेगा। हम लेखकों ने ही तो ईश्वर को पूजा का स्थान और उन्हें सबके सामने प्रस्तुत करके रखा है। बाबूजी, मेरी एक बात मानोगे? क्या? यही कि इस भूत महल के बारे में शेष छानबीन बंद कर दो। अब इन बातों में क्या रखा है? नहीं ताहिर भाई, ऐसी बात मैं सोच नहीं सकता। जो कुछ मैंने सोचा है वो तो करके ही रहूँगा। इस संसार में सबसे बड़ा डर मानव जाति को मृत्यु का होता है और मुझे इस जीवन से कोई प्यार नहीं है। वैसे भी यह जीवन मृत्यु से कहीं अधिक अच्छा नहीं। इस संसार में मानवता तेजी से मर रही है। जीवन और मृत्यु में कोई लंबा चौड़ा अंतर तो नहीं रहा। बहुत जिद्दी हो, स्वभाव से ही जिद्दी हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। आराम से बैठ जाओ बाबूजी। अब मैं आपको बंगाली बाबू की पूरी कहानी सुनाता हूँ। मैं उस पुराने युगों के पलंग पर बैठा बड़े आराम से ताहिर के मुंह को देखने लगा, जैसे उसके मुंह से कोई चिंगारी निकलने वाली हो। ताहिर भाई अब काफ़ी गंभीर थे और खून की ओर देखते हुए बोले, देखो बाबूजी, वे दो लेखक थे, आपकी भांति पूरे जिद्दी। जैसे ही वह इस भूत महल को देखने आए, मैंने उन्हें बहुत समझाया था कि तुम सब कुछ मेरे से सुन लो। मैं खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ कि झूठ नहीं बोलूँगा। किंतु नहीं, वे नहीं माने। वे रात को यहाँ पर सोए। पहली रात एक भाई ने जैसे ही भूत का कारनामा देखा तो दुम दबाकर भागा। कानों को हाथ लगाता हुआ कहने लगा कि मेरे तो पूरे खानदान की तौबा, जो भूलकर भी इस भूत महल की ओर देखूं भी। मगर उसका दूसरा साथी कुछ अधिक जिद्दी था। उन्होंने जो कहानी मुझे सुनाई वह इस प्रकार थी। ताहिर भाई, आप तो जानते हो कि मौत से भी नहीं डरता, मगर फिर भी मैं उस भूत से अवश्य डर गया। हालांकि मेरे विचार में इसे संसार में भूत यदि कोई है तो इंसान ही है। इससे बड़ा भूत और कोई नहीं हो सकता। न जाने मैं उससे डर गया। जब मैं उस कमरे में सो रहा था तो आपकी दी हुई लालटेन की धीमी सी रोशनी में मैंने एक धुंधली छाया अपने कमरे में देखी। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लंबी लंबी सांसें ले रहा हो। फिर यह सांसें खर्राटे में बदल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे यह आवाज़ें मेरे पलंग के नीचे से आ रही हो। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। फिर अचानक एक कुत्ते की दुम नजर आई जो साफ हिलती हुई नजर आ रही थी। वह कुत्ता लालटेन की धीमी सी रोशनी में साफ नजर आने लगा। वह कुत्ता बूढ़ा हो चला था, फिर भी बहुत सुंदर था। फिर वह कुत्ता मेरे पलंग के नीचे घुस गया। ताहिर भाई, मेरा दिल कमज़ोर नहीं जो मैं उस कुत्ते से डर जाता, लेकिन डरने वाली बात तो यह थी कि इस बंद कमरे में कुत्ता आया कहाँ से। बस यही चिंता मुझे खा रही थी। मैं थक हार कर अपने पलंग पर गिर पड़ा। थोड़ी देर के पश्चात मैंने महसूस किया कि मेरे पाँव पर कोई चीज़ धीरे धीरे सरक रही थी। उसका स्पर्श बड़ा ही शीतल था, एकदम बर्फ की भांति यह सब लग रहा था। मैंने आँख खोलकर देखा कि कुत्ता मेरे पाँव पर अपनी नाक रगड़ रहा था। देखते ही देखते वह चारपाई के ऊपर चढ़ आया। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरी छाती पर चढ़ आया और मुझे ऐसा लगा जैसे वह चादर के अंदर घुसना चाहता हो। मैंने फिर उसे उठाकर फर्श पर दे मारा। अब की बार वह कुंकू करता हुआ
चारपाई के पास सहम कर बैठ गया। मुझे उसकी यह हालत देखकर बहुत दया आई। मैं सोचने लगा कि यह पहले से ही इस कमरे में कहीं छुपा बैठा हो, इसलिए उसे वहीं पर सो जाने दिया जाए। फिर थोड़ी देर के पश्चात ही मैंने हाथ बढ़ाकर कुत्ते को देखना चाहा तो वहाँ कुत्ते की बजाय किसी ने मेरे हाथ पर स्पर्श किया। वह न तो किसी कुत्ते का था और न किसी जीवित प्राणी का, क्योंकि जिस हाथ ने अभी मेरा हाथ पकड़ा वह हाथ बर्फ की भांति ठंडा था। यहाँ तक होता तो ताहिर भाई मैं सहन कर लेता, मगर कुछ ही क्षणों के पश्चात कोई चीज़ पूरी ताकत से नीचे गिरी, जिसकी आवाज़ से पूरा कमरा हिल गया। इस आवाज़ के साथ कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे। इस आवाज़ के साथ ही लालटेन की रोशनी ज़ोर से भड़की और बुझ गई। जैसे ही मैंने टार्च उठाकर जलाई, उसके प्रकाश में देखा तो वहाँ पर न तो कुत्ता था और न ही कोई और दूसरा। ऐसा लगता था जैसे हवा का तेज झोंका आया और उससे सब कुछ उजड़ गया। बस उस रात की कहानी तो यहीं समाप्त हो गई है। मैं भी उसकी यह कहानी सुनकर हैरान हो गया था। यह बात तो सत्य थी कि इस भूत महल का किस्सा पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। इस महल के बारे में तो यह भी प्रसिद्ध है कि चांदनी रातों में एक लड़की नजर आए, उस दिन किसी न किसी इंसान की मृत्यु अवश्य हो जाती है। उसकी मौत केवल पेट की बीमारी से होगी। कभी कभी इस छत पर लाल टोपी वाला बूढ़ा भी नजर आता है जो ठेला खींच रहा होता है। वह आधी रात के समय अपना ठेला लेकर कभी कभी बाग में भी नजर आ जाता है। बंगाली बाबू से कहा, दादा अब तो जो हो गया उसे ही मेरा विचार है, आप यहाँ से चले जाओ। नहीं ताहिर भाई, अपने को इस भूत का ज्ञान हर हालत में प्राप्त करना है। मैं जानता हूँ मेरा साथी बुजदिल है, मगर मैं सोऊंगा। मेरे कहने पर वह नहीं माने। वे भी आपकी जाति की ही थे, उन्हें मौत से डर नहीं लगता था। मेरे मना करने पर भी रात को अकेले महल में सोए। उस रात की कहानी का तो यही अंत है कि हमें उन्हें बेहोशी की हालत में आकर उठाया था। उनके शरीर का निकला हुआ खून अब भी फर्श पर जमा पड़ा है। इस खून की कहानी उस लेखक ने होश में आने पर मुझे इस प्रकार सुनाई। मैं जैसे ही सोने का प्रयास करने लगा तो मुझे लकड़ी की सीढ़ी से होकर चलने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ मेरे कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। फिर मैं सोचने लगा कि जब मेरे कमरे के द्वार चारों ओर से बंद है तो वह कमरे में कैसे आ गई। फिर उसी प्राणों के जूतों की आवाज़ मैंने पलंग के करीब सुनी, जिसे सुनकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं महसूस कर रहा था जैसे आदमी चलता हुआ मेरे पलंग के पास पाँव की ओर आकर खड़ा हो गया हो। फिर मैंने यह महसूस किया कि मेरे ही पलंग पर कोई आकर सो गया और ज़ोर ज़ोर से खर्राटे मार रहा है। फिर लालटेन के प्रकाश में मैंने सब कुछ टटोल कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे यह मेरे मन का वहम हो। इसलिए मैंने उठकर द्वार खिड़कियाँ फिर से अच्छी तरह से बंद करके उसकी कुंडियाँ लगा दी। थोड़ी देर के पश्चात मैंने यह महसूस किया कि मेरे कमरे के द्वार पर कोई नाखूनों से खरोच रहा है। फिर किसी के ज़ोर ज़ोर से चलने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई दौड़ता आ रहा हो। ताहिर साहब, आप समझते होंगे कि मैं डर गया हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं डरा नहीं,
बल्कि अपना रिवॉल्वर निकालकर हाथों में पकड़ लिया और अपने कमरे के द्वार को खोला तो मुझे घने धुएं में से किसी जंगली जानवर की आवाज़ सुनाई दी और गंदी बदबू मेरे नथनों में घुसने लगी। फिर उस धुएं से भयंकर सी मैंने शक्ल देखी, जिसे देखते ही मेरा शरीर कांप उठा और हाथ में पकड़ा रिवॉल्वर धरती पर गिर पड़ा। मेरे सामने एक विचित्र प्राणी खड़ा था। उसकी शक्ल तो जानवर जैसी थी, हाथ पांव आदमी जैसे। हाथों के पंजों के नाखून बड़े नुकीले थे। उसके शरीर से बदबू आ रही थी। वह अपनी खूनी आंखों से मुझे घूरने लगा। उसके शरीर के अंदर एक द्वार साफ दिखाई दे रहा था। न वह जानवर था न ही इंसान। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। उसने अपने खूनी पंजे उठाकर मुझ पर आक्रमण किया तो इसके पश्चात मुझे कोई होश न रहा। बस यही कहानी थी उस बंगाली लेखक की, जिसे जख्मी हालत में हम यहाँ से अस्पताल ले गए थे। यह सारा खून उसका है। खुदा का शुक्र है वह बेचारा ठीक होकर घर चला गया। उसने जाती बार यही कहा था कि इस महल में भूत तो है। जब तक वो अपनी हालत में है तो हमें उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। वे जिस हालत में है उस हाल में ही रहने दो। यह महल भूतों का है। अब इंसानों का इस पर अधिकार जमाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ताहिर साहब, क्या वह बंगाली लेखक इस भूत की कहानी को संसार के सामने पेश कर सका अथवा नहीं? बाबूजी, उसने इस भूत महल की कहानी अवश्य लिखी होगी, मगर अस्पताल से छुट्टी मिलने के पश्चात ही। अब आप अपने बारे में सोच लो कि अस्पताल जाना चाहते हो या कहानी लिखना चाहते हो। ताहिर भाई, मेरे लिए इतना ही बहुत है। वैसे मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो चुका है कि इस महल में वास्तव में कोई भूत रहता है। महल उसी का है, तो फिर चलो। यहाँ पर आपका रुकना ठीक नहीं। किसी समय यहाँ पर कुछ हो सकता है। ताहिर खां की बातों पर विश्वास था। मैं इस महल से बाहर आ गया और कहने सुनने के लिए बचा ही क्या था। उस दिन ताहिर खां से विदा ली और भूत महल पर एक नज़र डाली। सदियों पुराना वह नवाबी महल आज भी अपनी कहानी सुना रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। इस कहानी में अभी तक आप बने रहे, इसलिए मेरा दिल से आपको धन्यवाद।